जब मुझे तसल्ली हो गई कि चेहरे की स्याही काफी हद तक दूर हो चुकी है तो मैंने रुमाल को अपने चमड़े के थैले में डाल लिया और उठकर दरख्तों के नीचे आ गया, जहां थैले को एक गड्ढे में फेंक कर ऊपर घास फूस डाली और आगे चल दिया। उस वक्त मेरा टारगेट शहर का भिंडी बाजार था, जहां पहुंचकर मुझे सबसे पहले अपने वहां के एजेंट साथी की खैर आफियत दरियाफ्त करनी थी और उससे मिलकर कोई नई हिकमत अमली वज़ा करनी थी। उसकी ज़िंदगी के बारे में पूरा यकीन नहीं था, क्योंकि मैं उसे अपने मिशन पर रवाना होने से पहले तहखाने में ही छोड़कर गया था। मुमकिन था उसने तहखाने में खुद को गोली मार ली। ये भी मुमकिन था कि वो किसी वजह से वहां से पहले ही निकल चुका हो। इस ज़मीन में सूरत हाल वाज़े नहीं थी। मेरा भिंडी बाजार जाना जरूरी था, मगर उसमें भी बेहद एहतियात की जरूरत थी। मैंने चलते चलते अपने पतलून की पिछली पॉकेट में हाथ डाला। मेरी जेब में कुछ करेंसी नोट थे। ये 6-7 नोट थे। अंधेरे में उस पर लिखे हुए हिंदी और अंग्रेजी के हुरूफ न पढ़ सका। साइज ही से मालूम कर लिया कि ये 10-10 के नोट थे। मैंने उन्हें वापस जेब में ठूंस लिया। चाकू मेरी पतलून की दूसरी अकबी पॉकेट में था। ये चाकू मैं अपने पास ही रखना चाहता था। सड़क की बत्तियां रोशन थी। मैं एक खेत के किनारे बैठ गया। सोचने लगा कि मुझे इस वक्त पूना रेलवे स्टेशन पर जाना चाहिए या नहीं। दिन की रोशनी में वैसे भी हम लोगों के लिए तरह तरह के खतरात मंडलाते रहते हैं, और उस लम्हे जबकि मिलिट्री पुलिस ने रात को छापा मारकर गैर मुल्की जासूस को बरामद किया था, खतरात मजीद बढ़ गए थे। मैं कोई 5-7 मिनट खेत के किनारे अंधेरे में बैठा गौर करता रहा। आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे रातों रात इस शहर से निकल जाने की कोशिश करनी चाहिए, और निस्बतन महफूज तरीका रेल का सफर ही था, क्योंकि रेलगाड़ी में बसों और गाड़ियों के मुकाबले में ज्यादा हुजूम होता है। मैंने अल्लाह का नाम लिया और खेतों से निकलकर सड़क पर आ गया। ये पक्की सड़क थी। 2 रोया बिजली के खंभों पर बल्ब रोशन थे। मैंने अपना रुख पूना शहर की तरफ कर लिया। एक ट्रक पीछे से आकर निकल गया। मैं सड़क से हटकर चल रहा था। खंबे की रोशनी में आकर मैंने अपने हाथों को देखा। मेरे हाथों पर हल्की हल्की स्याही अभी तक बाकी थी। आंखें टेढ़ी करके चेहरे को भी देखने की कोशिश की। चेहरे पर भी मुझे फीकी फीकी स्याही दिखाई दी। यूं मैं अपने लिबास और मध्यम स्याही के धब्बों की वजह से किसी कारखाने का मजदूर लग रहा था। ये बात मेरे हक में अच्छी थी। मैं किसी के पूछने पर यह कह सकता था कि कारखाने से रात की शिफ्ट लगाकर आ रहा हूँ। आसमान पर सितारों को देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि रात के 2 या 2:30 बजे होंगे। रात की शिफ्ट आम तौर पर कारखानों में 4 बजे खत्म होती थी। मैं चलता गया। मेरा यूं पैदल चलना ठीक नहीं था। गश्त करती पुलिस मुझसे पूछ सकती थी कि मैं किस कारखाने में काम करता हूँ। मसला पैदा हो सकता था। जरूरी महसूस हुआ कि किसी ट्रक या गाड़ी में लिफ्ट ली जाए। गाड़ी अभी तक कोई नहीं गुजरी थी। एक ट्रक आता दिखाई दिया, मगर ट्रक रुके बगैर आगे निकल गया। मुझे अफसोस भी हुआ और खुशी भी। मैं किसी भी किस्म के सवाल जवाब से बचना चाहता था। मुमकिन था ट्रक में कोई पुलिस वाला ही बैठा हुआ होता। इन्हीं ख्यालात में उलझा मैं सड़क पर शहर की जानिब चला जा रहा था। सड़क पर दूर मुझे वही ट्रक खड़ा नजर आया जो थोड़ी देर पहले मेरे करीब से गुजरा था। मैं रुका। मुझे पुलिस के 2 सिपाही नजर आए थे। जरूर यहाँ कोई चेक पोस्ट है। ये वही इलाका था जहाँ मिलिट्री पुलिस ने गैर मुल्की एजेंटों को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा था। अगरचे वहाँ मिलिट्री पुलिस का कोई सिपाही नहीं था, क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस की मखसूस ऊंची दीवार की पगड़ियां मैंने दूर ही से देख ली थी। सिविल पुलिस भी मेरे लिए जबरदस्त परेशानियां पैदा कर सकती थी। मैं वहीं से उल्टे पांव वापस मुड़ गया। अब मैं सड़क से उतरकर पीछे की तरफ चलने लगा। मैं अपने और पुलिस की चेकिंग पोस्ट के दरमियान काफी फासला डाल देना चाहता था। काफी दूर चलने के बाद मैंने सड़क उबूर की और दूसरी तरफ जो मैदान और दरख्त थे उस जानिब रवाना हो गया। मैं सड़क की दूसरी जानिब से रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहता था। दूर किसी कोठी में से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। मेरा रुख शहर की जानिब था। उसकी रोशनियां अब करीब आ रही थी। मैदानों, खेतों और एक खेल के ग्राउंड को पार करने के बाद मैं शहर की एक पक्की और सुनसान सड़क पर आ गया, जहां काफी रोशनी थी। सड़क के पार ऊंची ऊंची इमारतों में रोशनियां बुझी हुई थी। सड़क पर थोड़े थोड़े फासले पर मरकरी लाइट्स रोशन थी। मुझे रक्षे की आवाज सुनाई दी। मैं वहीं रुक गया। शहर की ऊंची इमारतों की तरफ से एक रक्षा चला रहा था। उसकी बत्ती रोशन थी। मैंने हाथ दे दिया। वो रुक गया। रक्षा खाली था। मैं उसमें बैठ गया और ड्राइवर को रेलवे स्टेशन चलने को कहा। रक्षे वाले ने रक्षे को वहीं से घुमा दिया और खाली सड़कों पर रक्षे को फुल स्पीड पर छोड़ दिया। रक्षे का शोर इतना था कि मैं ड्राइवर से बंबई जाने वाली गाड़ी के बारे में नहीं पूछ सकता था। रक्षा कई सड़कों से होता हुआ कोई 15 मिनट के बाद पूना स्टेशन की जगमगाती हुई आलीशान इमारत के पोर्च में जाकर रुक गया। स्टेशन पर वो रश नहीं था जो दिन के वक्त देखने में आता था। फिर भी कुछ मुसाफिर स्टेशन से निकल रहे थे और कुछ अंदर दाखिल हो रहे थे। मैं रक्षे से उतरकर सीधा उस जंगले की तरफ गया जहाँ टिकट देने वाली खिड़कियां बनी हुई थी। ये शीशे की खिड़कियां थी। ऊपर मराठी और अंग्रेजी में टिकट विंडोज लिखा था। वहां कोई रश नहीं था। मैं जंगले के पास जाकर रुक गया। मुझे एक काला बूढ़ा आदमी नजर आया जिसने गले में पान बीड़ी का छोटा सा छाबा लटका रखा था। मैंने जेब से करेंसी नोट निकाल कर गिने। ये वाकई 10-10 के 7 नोट थे। मैंने पान बीड़ी वाले बूढ़े से एक बंडल बीड़ी का खरीदा।
मैं अपने आप को मिल मजदूर ही जाहिर करना चाहता था। मैंने उसे पूछा कि बम्बई की तरफ गाड़ी कब जाती है। उसने रेज़गारी गिनकर मेरे हवाले की और कहा, बाबू बम्बई वाली गाड़ी तो सुबह चली गई, अब सुबह 6 बजे अमरेली से गाड़ी आएगी, उसमें बैठकर बम्बई चले जाना। ये एक नया मसला मेरे सामने आ गया था। मुझे कम से कम 4 घंटे रेलवे स्टेशन पर गुजारने थे। इस दौरान मैंने 2 सिविल पुलिस के सिपाहियों और एक मिलिट्री पुलिस के बावर्ती जवान को देख लिया था जो प्लेटफॉर्म वाले गेट के पास खड़े थे। ये मेरे लिए 3 बलाएं थी। मैं 3rd क्लास वाली खिड़की के पास आ गया। बम्बई का 3rd क्लास का एक टिकट लेकर जेब में डाला। वहीं खड़े खड़े मजदूरों की तरह बीड़ी सुलगाकर बुझी हुई तीली का दूसरा सिरा कान में डालकर घुमाया और बज़ाहिर मजे से बीड़ी के कश लगाता मुसाफिर खाने की तरफ चल पड़ा। मुसाफिर खाने में औरतें, बच्चे और मर्द पड़े सो रहे थे। जो जाग रहे थे वो टोलियों की शक्ल में बैठे बीड़ी सिगरेट पी रहे थे। मैं भी खामोशी से एक तरफ फर्श पर आहनी छत के गार्डर से टेक लगाकर बैठ गया। मैं मुसाफिरों की एक टोली की ओट में था, मगर उनके सरों के ऊपर से कुछ फासले पर गेट के बाहर खड़े सिपाहियों को देख सकता था। किसी ना किसी तरह मैंने सुबह के 6 बजा ही दिए। रात भर का जागा हुआ था। मुसाफिर खाने में बैठे बैठे कई बार ऊँघा मगर होशियार हो जाता। गाड़ी में बड़ा रश था। मैं ऐसा ही चाहता था। इस रश में घुसकर बैठ गया। ट्रेन चली तो खुदा का शुक्र अदा किया। पैसेंजर ट्रेन पूना से बम्बई 1.25 घंटे में पहुंची। मैं पहले डिब्बे में ऊँघता रहा, फिर अचानक मौका देखकर सो गया। आंख उस वक्त खुली जब ट्रेन बम्बई सेंट्रल के स्टेशन पर रुकी हुई थी और अक्सर मुसाफिर डिब्बे से निकल गए थे। मैं आंखें मलता हुआ उठा और ट्रेन से निकलकर सीधा दूसरे दर्जे के मुसाफिर खाने में घुस गया। बाथरूम में जाकर सबसे पहले आईने में अपनी शक्ल देखी। मेरा चेहरा पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। जरूरत से ज्यादा स्याही फैली हुई थी। मैंने वहीं साबुन से अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर तौलिए से चेहरे और बाजुओं को साफ किया। प्लेटफॉर्म पर आकर चाय के साथ मक्खन लगे बन का नाश्ता किया। बीड़ी सुलगाई और माहौल का जायजा लेने लगा। स्टेशन पर बहुत रौनक थी। इनमें पुलिस के आदमी भी थे। मैं बज़ाहिर बेनियाजी से चलता 3rd क्लास के गेट पर टिकट दिखाकर बाहर निकल गया। जब तक मैं रेलवे स्टेशन की इमारतों से निकलकर लेमिंगटन रोड पर नहीं पहुंचा, यही धड़का लग रहा कि अभी पीछे से आकर कोई ना कोई मुझे दबोच लेगा। अब मसला अपने एजेंट से मिलने या उसका हाल दरियाफ्त करने के लिए भिंडी बाजार जाने का था। अगर वो जिंदा था तो वही मुझे आगे गाइड कर सकता था, और अगर मर चुका था तो फिर मुझे वहीं से वापस श्रीनगर रवाना होना था। एक मुश्किल ये भी थी कि मेरा ब्रीफकेस, जिसमें मेरा दिल्ली हेडक्वार्टर का शनाख्ती कार्ड और दूसरे जरूरी मगर बेजरर कागजात और डायरी वगैरह रखी थी, वो भी उस भिंडी बाजार वाले एजेंट के पास ही था। उसमें मेरे 600 के करीब रुपए भी थे। ये मेरा श्रीनगर जाने के लिए हवाई जहाज का किराया था। मुझे बार बार अपने साथी एजेंट, खूबसूरत कश्मीरी नौजवान का ख्याल आ रहा था जो पाकिस्तान की हुर्मत पर कुर्बान हो गया था। मैंने सोच लिया था कि श्रीनगर पहुंचकर बहादुर कश्मीरी नौजवान के घर हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं उसके घर वालों को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता था। यही सोचते मैं लेमिंगटन रोड पर सिनेमा के पास पहुंचकर रुक गया। मैंने पैदल फुटपाथ पर काफी फासला तय कर लिया था। बम्बई में सुबह के 8:30 बज चुके थे। सड़कों पर दिन निकलते ही रश हो गया था। मेरा भिंडी बाजार अपने एजेंट की दुकान पर जाना बहुत जरूरी था। इसमें खतरा भी था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मुखबरी किसने की है। ये भी हो सकता था कि मिलिट्री पुलिस ने पहले अपने भिंडी बाजार वाले एजेंट की दुकान पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया हो और उसके बाद उसी के बताने पर कान की सुरंग में हल्ला बोल दिया हो। ऐसी सूरत में यकीनी बात थी कि भिंडी बाजार में अपने एजेंट की दुकान के बाहर CID के आदमी सफेद कपड़ों में छुपकर निगरानी कर रहे होंगे। इन तमाम खदशात को जहन में रखकर मैं रक्शे में सवार हुआ और भिंडी बाजार के नाके पर उतर गया। पुलिस या मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी मेरी शक्ल से वाकिफ नहीं थे। हाँ, अगर इंटेलिजेंस वालों ने अपने उधेड़ उम्र एजेंट को पकड़ रखा है तो वो मेरी निशानदही कर सकता था। चुनाचे मैं बेहद मोहतात होकर भिंडी बाजार में दाखिल हो गया। बाजार की अक्सर दुकानें बंद थीं। सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट, सब्जी, बेकरी या बार वालों की दुकानें ही खुली थी। बम्बई में चाय की दुकानों या छोटे छोटे चाय खानों को बार कहते हैं और जो लड़के दुकानों पर चाय के गिलास लेकर जाते हैं उन्हें बार वाला कहा जाता है। कपड़े और अनाज और दूसरी मसनूआत की थोक और परचून की दुकानें अभी तक बंद थी। एक गली के नुक्कड़ पर रेडी वाला नारियल का पानी बेच रहा था। मैं वहां रुककर पानी पीने लगा। मेरी नजरें वहां से तकरीबन 150 कदम के फासले पर अपने एजेंट की दुकान पर थीं जो बंद थी। मुमकिन है वो भी दुकान देर से खोलता हो। दुकान के बाजू में वो गली जाती थी जिसमें हमारे एजेंट का वो छोटा सा गोदाम था जहां मैंने एक रात बसर की थी और जहां मेरा ब्रीफकेस और ठंडी कमीज, पतलून और चमड़े के जूते पड़े थे। मैंने बाजार का चारों तरफ से गौर से जायजा लिया। बज़ाहिर मुझे वहां कोई ऐसा आदमी दिखाई न दिया जिस पर शक हो सकता। इंटेलिजेंस के आदमी को मेरी आंखें 90% कामयाबी से पहचान लेती थी।
जिस तरह हमारा उनकी निगाहों से छुपना मुश्किल था, इस तरह वो भी हमसे छुप नहीं सकते थे। फिर भी मुझसे गलती हो सकती थी। मैं गली में जाने से पहले अपनी पूरी तसल्ली करना चाहता था। मैं बड़े आराम से पानी पी रहा था जब मेरे दिल ने मुझे यकीन दिला दिया कि वहाँ कोई मशकूक आदमी नहीं है और मुझे अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तो मैंने रेडी वाले को पैसे दिए, बीड़ी सुलगाई और मजे से कश लगाता सड़क पर चल पड़ा। रुख एजेंट की दुकान की तरफ था जो सड़क की दूसरी जानिब थी। इस दुकान के सामने पहुंचकर मैंने जानबूझकर सुलगती हुई बीड़ी नीचे गिरा दी। उसे उठाने के लिए रुका, झुककर बीड़ी को सड़क पर से उठाया, उसे फूंक मारी और फिर सर को झटक कर उसे दोबारा सड़क पर फेंक दिया। इतने अरसे में मैंने गली को देख लिया था कि वो बिल्कुल खाली है। ये गली एजेंट की दुकान के बाजू में थी और जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ, आगे जाकर बंद हो जाती थी। इस गली में कारोबारी लोगों के 4-6 गोदाम ही थे जिन पर ताला पड़ा हुआ था। एजेंट की दुकान बंद थी। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ सड़क पार की और गली में दाखिल हो गया। अपने एजेंट के गोदाम पर भी ताला पड़ा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे पांव पोचल हो गए हों। मुझे यहाँ से वापस जाना था। मुमकिन है बाहर इंटेलिजेंस के लोग जेबों में पिस्तौल छुपाए मेरा इंतजार कर रहे हों और सड़क पर आते ही दबोच लिया जाऊं। मैं अपने एजेंट के गोदाम के पास जाने की बजाय सामने वाले गोदाम के बंद दरवाजे पर आकर रुक गया। ताले को गौर से देखा। मैं ये जाहिर करना चाहता था कि मैं एजेंट नहीं हूं बल्कि किसी दूसरे सेठ के गोदाम को देखने आया हूं। फिर पलटकर गली के सिरे पर नजर डाली। गली बिल्कुल खाली थी। बाजार में लोग आ जा रहे थे। मैंने पहला काम ये किया कि चाकू अकबी पॉकेट से निकालकर पहलू वाली जेब में रख लिया। मैं सिर्फ एक एजेंट ही नहीं था, कमांडो भी था और कमांडो दुश्मन के ज्यादा से ज्यादा आदमियों को मारकर मरता है। कमांडो को जेर करना बड़े दिल गुर्दे का काम है। मुझे बाजार की जानिब से एक आदमी मुंह सर सफेद चादर में लपेटे गली में दाखिल होता नजर आया। मैंने अपना मुंह दूसरे मुकफ्फल गोदाम की तरफ कर लिया और जब वो आदमी मेरे पीछे आन पहुंचा तो पलट कर पूछा, सेठ का गोदाम कब खुलेगा? अब मैंने उस आदमी को पहचान लिया। वो हमारा उधेड़ उम्र एजेंट था जिसने मुझे और मेरे शहीद कश्मीरी साथी को शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर वाले मिशन की तरफ पूना रवाना किया था। उसने गोदाम का ताला खोलते हुए कहा, तुम्हें अभी इधर नहीं आना चाहिए था, जल्दी से अंदर आ जाओ। मैं उसके साथ ही गोदाम में दाखिल हो गया। उसने दरवाजा बंद करके चटखनी लगाई और चादर चेहरे से उतार कर कंधे पर डालते हुए बोला, हालात खराब हो गए हैं। मुखबर पूना में था जिसने मुखबरी की और छापा डलवाया। मैं हैरान हूं कि तुम कैसे बच गए। तुम उस वक्त कहाँ थे? मैंने अपने एजेंट को शुरू से आखिर तक मुख्तसर अल्फाज में सारी कहानी बयान कर दी और मुझे कोठरी में ले गया। वहां मेरा ब्रीफकेस और कपड़े दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उन्हें महफूज जगह पहुंचा दिया गया है। फिर कहने लगा, हमारा पूना वाला आदमी वहीं सुरंग में गोली लगने से मर गया था और तुम्हारे कश्मीरी साथी ने बड़ी अक्लमंदी और बरवक्त होशियारी से काम लेते हुए खुदकुशी कर ली। मैं उसे सलाम करता हूँ। अगरचे मेरा पूना वाले आदमी से बराह रास्त कोई राब्ता नहीं था, हम एक दूसरे से यहाँ कभी नहीं मिले थे, फिर भी खतरा है कि मेरी दुकान की निगरानी न की जा रही हो। अब तुम यहाँ आ गए हो तो यहाँ से अभी बाहर मत निकलना। तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? मैंने उसे बताया कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बज़ाहिर मुझे कोई मशकूक आदमी नजर नहीं आया। वो चारपाई पर बैठ गया। मैं लोहे की कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने उसे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसने आंखें मेरे चेहरे पर जमा दी और बोला, ये फैसला तुम्हें करना होगा। मैं तुम्हें इस बारे में गाइड नहीं कर सकता। तुम्हें पीछे अपने बॉस से राब्ता कायम करना होगा। उसने बिल्कुल सही मशवरा दिया था। मैंने उसे पूछा कि मुझे वायरलेस सेट की सहूलत मिल सकती है, जिस पर उसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी कोई सहूलत मुहैया नहीं कर सकता, बल्कि मैं चाहूंगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए भी बाइस खतरा है। मैं वापस श्रीनगर ही जा सकता था। मैंने उसे अपना ब्रीफकेस और कपड़े मांगे। गोदाम के कोने में बड़ा काठ कबाड़ पड़ा था। उसने मुझे एक खाली खोखे में से मेरा ब्रीफकेस और पतलून वगैरह निकाल कर दे दी। मैंने वहीं अपना लिबास तब्दील किया। मध्यम बल्ब की रोशनी में ब्रीफकेस में से 400 रुपए निकाल कर उसे दिए और कहा कि मुझे बम्बई से श्रीनगर का हवाई टिकट ला दे। पैसे लेकर उसने जेब में रख ली और मुझे कोठरी में खामोशी से पड़े रहने की हिदायत करके चला गया। कोई 3 घंटे बाद वापस आया। उसने मुझे हवाई जहाज का टिकट दिया और कहा कि फ्लाइट 1:15 पर जाएगी। इस वक्त 12:30 बज रहे थे। कपड़े वगैरह पहनकर मैं बिल्कुल तैयार हो गया। वो बाहर गली में चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, अब तुम निकल सकते हो। मैंने ब्रीफकेस उठाया और खामोशी से गोदाम से निकलकर गली में से गुजरता बाहर बाजार में आ गया। वहां से रिक्शा पकड़ा और 2-3 बाजारों में से गुजरने के बाद रिक्शा छोड़ दिया। फिर एक टैक्सी पकड़ी और उससे कहा कि जितनी जल्दी हो सके एयरपोर्ट चलो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। टैक्सी वाले ने 20 मिनट में मुझे एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया। ब्रीफकेस की रस्मी चेकिंग के बाद मैं लाउंज में आकर बैठ गया। अब मैं बड़ा उम्दा सिगरेट पी रहा था। निगाहें मुसलसल इर्द गिर्द के माहौल का जायजा ले रही थी। खतरे की ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही थी। ठीक वक्त पर जहाज सांता क्रूज के एयरपोर्ट से परवाज कर गया। श्रीनगर पहुंचा तो बादल छा रहे थे। हवाई अड्डे से सीधा अपने होटल पहुंचा। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए पूछा, गुलमर्ग की सैर कैसी रही? मैंने नाक सुकेड़ते हुए कहा, बस जुकाम हो गया है, वहाँ बहुत ठंड थी। उसने मुझे 2 खत दिए। आपकी डाक आई थी सर।
दोनों खत मेरी मंगेतर सुजाता की थी। उसने पहले तो सख्त गिला किया था कि मेरी तरफ से उसे कोई खत नहीं लिखा गया। फोन भी मैंने नहीं किया और फिर लिखा था कि माता जी की तबीयत ठीक नहीं, मैं वापस आ जाऊं। अब मेरा श्रीनगर में कोई काम नहीं था। चुनाचे उसी रोज मुझे शाम की फ्लाइट में जगह मिल गई। रात हो चुकी थी जब दिल्ली पहुंचा।